नमस्कार, मैं हूं विकास सुगीजा और आप देख रहे हैं करनाल तहसील से भ्रष्टाचार से संबंधित। आज मैं आपको एक विशेष जानकारी देने जा रहा हूं और ये जानकारी हम देंगे आपको रेगुलर 1 बाय 1 पूरी जानकारी देंगे किस तरह से तहसीलदार राजबख्श ने यहां पर सिंडिकेट चला रखा था भ्रष्टाचार का। उससे पहले ताजा अपडेट दे देता हूं। आज दोनों आरोपी डीटीपी विक्रम कुमार और तहसीलदार राजबख्श को अदालत में पेश किया गया और आपको बता दें, अदालत में चली दलीलों के अंदर डीटीपी के जो वकील थे पहले वाले, उनको बदल दिया गया। अब नए वकील साहब वहां पर आ चुके हैं और ताजा अपडेट जो आ रहा है मेरे पास वो आपको बता दूं। ताजा अपडेट ये आ रहा है कि विजिलेंस ने एक चिट्ठी लगाई है डीटीपी विक्रम कुमार की वॉइस रिकॉर्डिंग के लिए और उसकी हैंडराइटिंग के लिए। आपको बता दें, जो डायरी मिली थी भ्रष्टाचार से लिप्त भ्रष्टाचारियों के, जिनके अंदर नाम लिखे हुए थे, जिन लोगों के, उस पूरे मामले के अंदर विजिलेंस क्रॉस चेकिंग करना चाहती है कि वो डीटीपी की हैंडराइटिंग है या नहीं है। और जो एक हम लोग बात कर रहे थे ऑडियो रिकॉर्डिंग की, वीडियो रिकॉर्डिंग की, उसके अंदर भी वॉइस को चेक करने के लिए, वो उसकी क्रॉस चेकिंग करने के लिए, डीटीपी की वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए और उसका मिलान करने के लिए एप्लीकेशन यहां लगाई गई है। और आपको बता दूं, उसके अलावा तहसीलदार को भी पेश किया गया है और इसमें आपको बता दें 11/4 अगली तारीख लगी है। और जो मेरे पीछे कार्यालय देख रहे हैं, ये है वो रजिस्ट्री केंद्र जहां पर हजारों लोगों की फर्जी रजिस्ट्रियां कर दी गई, माल लपेट लिया गया। और माल लपेटने में केवल तहसीलदार शामिल नहीं था, उसका सबसे बड़ा साथी था डीटीपी विक्रम कुमार। दोस्तों, मैं जितनी बात करूंगा ये सरकारी डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास। हमने एक चिट्ठा तैयार किया है और ये जो चिट्ठा है हमारे पास, ये ऑथेंटिक चिट्ठा है और इसके अंदर जिन जिन लोगों के नाम है वो मैं आपको बारी बारी से बताऊंगा। लेकिन आपको सबसे बड़ी बात बता देता हूं कि तहसीलदार राजबख्श ने विजिलेंस के अंदर बताया है कि उसके साथ इस पूरे कर्म कांड के अंदर कौन कौन से लोग शामिल थे, कौन कौन से डी राइटर शामिल थे, कौन कौन से आरसी क्लर्क शामिल थे और कौन कौन से जो उनका पैसा इन्वेस्ट करते थे रियल एस्टेट के अंदर, अवैध कॉलोनी काटने के अंदर, वो उन सब लोगों के नाम ये जो मेरे पास सरकारी डॉक्यूमेंट्स है इसके अंदर आ चुके हैं। दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सा डी राइटर इसके अंदर शामिल था। और इसके अंदर जो सबसे बड़ी बात मैं आपको बताने वाला हूं, जो तहसीलदार की हराम की कमाई को इन्वेस्ट करते थे, 2 नंबर की कमाई को 1 नंबर में कैसे कन्वर्ट करते थे, वो मैं आपको बताता हूं। और उसमें कौन कौन लोग शामिल थे, ये टोटल इंफॉर्मेशन है। वो इंफॉर्मेशन है जो मेरे पुख्ता सूत्रों ने जो मुझे प्रोवाइड कराई है दोस्तों। और इसकी ऑथेंटिक जानकारी जो मैं आपको बता रहा हूं, जो मेरे पास आए हैं जानकारी के अंदर, खास तौर पर आपको बता दूं। और दोस्तों, आप इस खबर को साथ में लाइक भी और शेयर भी करते चले जाएं, अपने कमेंट्स करते चले जाएं। आपको बता दें, हरियाणा के मुख्यमंत्री का भी बयान आया कि किसी भी भ्रष्टाचारी को छोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन ये नहीं बता पाए कि पकड़ा कब जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि 3 घाघ पकड़े गए हैं, उनके बाद जो उनके मेन जो एसोसिएट थे, जो उनके लिए पैसा इकट्ठा करते थे, वो लोग कौन थे, उनके नाम हालांकि जो डिस्क्लोजर है उसके अंदर आ चुके हैं। और उसका जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके डॉक्यूमेंट्स हमने तकरीबन सारी फाइल निकलवा ली है। और फाइल के अंदर सबसे बड़ा आपको मैं खुलासा करने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं कि इस पूरे परपंच के अंदर, पूरे भ्रष्टाचार के अंदर बता दें कौन कौन लोग शामिल थे जो तहसीलदार का पैसा इन्वेस्ट करते थे। उनमें से बताना चाहूंगा कि खास तौर पर तहसीलदार का कहना है कि उनके एक जिगरी दोस्त थे, करनाल के ऊंचा समाना गांव के जिगरी दोस्त भी हुआ करते हैं। दोस्तों, कहते हैं बेईमानी के अंदर जो दोस्त होते हैं, हम प्याले होते हैं, वो उनकी दोस्ती बड़ी पक्की होती है। और जब मुद्रा का खेल होता है तो मुद्रा के अंदर तो दोस्तों आपको मालूम ही है, उसमें उन्होंने बड़ा साफ साफ कहा है कि उनके जो जिगरी दोस्त थे वो थे डी राइटर करण कुमार ऊंचा समाना के हैं। 3 लोगों के नाम बताए हैं उसमें। अब मैं आपको दूसरा नाम बताता हूं, विजय जांगड़ा, निवासी ये तरावड़ी के हैं। और उसके बाद है दीपक उर्फ दीपू, ये हैं बलड़ी के। इन 3 निवेशकों के नाम
उन्होंने बड़े साफ सुथरे लिहाजे के अंदर विजिलेंस को लिखवाए हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह आ रही है, अभी तक पूरे शहर में क्या पूरे हरियाणा के अंदर ये चर्चा है कि आखिरकार जो इतना बड़ा भ्रष्टाचार का नंगा नाच जो इस तहसील में खेला जा रहा था, उसका आगे खुलासा क्यों नहीं हो पा रहा। चर्चा बता देता हूं कि कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव है कि मामले को दबा दिया जाए, क्योंकि बेइज्जती ज्यादा हो रही है। हर आदमी बेइज्जती कर रहा है, थू कर रहा है और लानते फिर रहा है इन लोगों को। और दोस्तों, जो से ये 3 नाम मैंने आपको बताए हैं, 3 नाम ये हैं इन्वेस्टर। और उसके बाद आपको बता दूं दोस्तों, जो ये मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, हमने पूरे इन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर हाइलाइटर कर लिया कि आखिरकार ये खेल खेला कैसे जाता था। आपको बता दें दोस्तों, ये खेल खेला जाता था बड़े ही साफ सुथरे लिहाजे से। तहसील द्वारा दिए गए बयान के अनुसार बताता हूं आपको, तहसीलदार राजबख्श ने बयान स्टेटमेंट दी है, रिटन स्टेटमेंट, वो भी गवाहों के सामने, जो सरकारी गवाह होते हैं, ड्यूटी मजिस्ट्रेट, उनके सामने, ताकि ये आदमी कल को अपने बयानों से मुकर ना जाए। हालांकि एक बार तो ये मुकर चुका है, आपको बता दें, एक बार मुकर चुका है। इसने कहा कि जो मैंने पहले आपको नाम बताए थे वो नाम नहीं है भ्रष्टाचार में, और वो जो नाम है वो उसने दोबारा बताए। अब पता नहीं कौन से भगवान की कसम खाई, निक्का सिंह कुटिया की कसम खाई है या किसी और की कसम खाई है, कि आप ये मान के चलो कि इन लोगों की कसमों का भी एतबार नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि जनता लुट चुकी है, पिट चुकी है और आगे भी पिटने वाली है। क्योंकि सरकार ने जो रजिस्ट्री एक्ट है 7A, उसकी भी इंक्वायरी मार्क की हुई है। दोस्तों, आपको बताते हैं अब असली मामला क्या है। जो मेरे हाथ में डॉक्यूमेंट्स है उसमें बड़ा क्लियर लिखा हुआ है कि ये जो तहसीलदार थे, ये तहसीलदार, आपको बता देते हैं कि तहसीलदार सोनीपत के रहने वाले हैं, और ये 2014-22 को इन्होंने जो ये अपने बयान दिए थे उसको जुठलाया। उन्होंने कहा कि ये बयान कुछ नहीं थे, अब दूसरे बयान उन्होंने दिए हैं, और उसके अंदर उन्होंने कहा है कि खास तौर पर कहा है कि जो उन्होंने पहले बयान दिए थे वो झूठे थे और जो मैं अब दे रहा हूं वो सच्चे हैं। अब इस बात की क्या गारंटी है कि वो भी सच्चे देंगे या नहीं देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जब डॉक्यूमेंट्स आते हैं सामने तो पुलिस उसको तस्दीक कर लेती है, उसको ऑथेंटिक कर लेती है, ताकि भ्रष्टाचार के मामलों में जो आरोपी बनाए गए हैं वो मुकरे ना। दोस्तों, ये विजिलेंस के लिए भी बड़ी मुसीबत का काम है, और जो ये पकड़े गए हैं इनके लिए बचना भी बड़ा मुश्किल हो गया है। और दोस्तों, मैं जो आपको बताना चाहता हूँ, इसमें बड़ा साफ सुथरा बताया गया है कि 1985 में जो ये राजबख्श तहसीलदार बन चुका है, ये पटवारी था, और पटवारी से इसका प्रमोशन हुआ, और प्रमोशन 1997 में ये कानूगो बन गया। दोस्तों, ये सीढ़ी है, पहली सीढ़ी है पटवारी, जहां से भ्रष्टाचार कैसे करना है, किसकी जमीन को कम यादा कर देना है, किस किसान के कितने चक्कर लगवाने हैं, किस कॉलोनी का कैसे डेवलप करना है, कैसे वहां पे मकान तुड़वाने हैं, कैसे वहां पर मकान बनवाने हैं, ये पूरा का पूरा जो खेल यहां से शुरू हो जाता है। और आपको बता दें 1997 में ये कानून को बन गया, और उसके बाद 2016 में ये राजबख्श नायब तहसीलदार बन गया था। दोस्तों, आपको बता दें, और नायब तहसीलदार बनने के बाद जब इसकी पदोन्नति हुई, और उसके बाद 2019 के अंदर आपको बता दें 2019 में ये तहसीलदार बन गए, और इनको तैनात कर दिया गया हरियाणा के मुख्यमंत्री के जिले करनाल के अंदर। और दोस्तों, सरकार को मालूम नहीं था कि ये आदमी यहाँ कर क्या रहा है। ये मैं कह रहा हूँ मालूम नहीं था, लेकिन सब कह रहे हैं सब मालूम था, क्योंकि मैं खुद कह रहा हूँ ये मालूम था पूरा का पूरा। और आप देख सकते हैं ये तहसील है पूरी की पूरी, आप देख सकते हैं पूरी तहसील है जो सी यहाँ पर, और पूरी तहसील है जो, और पूरी तहसील का जो ये चिट्ठा है जो ये, दोस्तों, हम किसी भी कीमत के ऊपर ये चिट्ठा आपके सामने लाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे, किसी भी तरह की कमी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये मामला शुरू हुआ था, आपको बता दें, एनडीसी घोटाले से, नगर निगम का, जो सबसे पहले हमने उजागर किया था। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि इस पूरे खेल के अंदर कौन कौन लोग शामिल थे। मैंने ये सारे हाईलाइट किए हैं और इनके नाम आपको बताना चाहूंगा, ताकि आप सचेत हो जाएं कि भ्रष्टाचार का जो नंगा नाच यहाँ तहसील में खेला गया, और गनीमत रही वो पानीपत वाले व्यक्ति परमजीत का, जिसने इनको पकड़वा दिया रंगे हाथों, रेड हैंडेड करा दिया।
और आपको बता दें ये जो बयान है ये तहसीलदार राजबख्श का बयान है, जिसने विजिलेंस को बयान दिया है। मेरे पुख्ता सूत्रों ने पूरी इंफॉर्मेशन दी है। और आपको बताएं इसके अंदर उनका कहना है कि करनाल तहसील के जो डी राइटर है उनमें सबसे पहला नाम है पंकज गनोत्रा का। ये पंकज गनोत्रा डी राइटर नहीं है, ये एडवोकेट है और ये कोर्ट में प्रैक्टिस करने की बजाय यहाँ लोगों की रजिस्ट्रियां लिखता था और रजिस्ट्रियां करवाना हटवाना ये काम इसका चलता था इंतकाल का। ये पंकज डी राइटर है। उसके बाद नाम आ रहा है अरुण का, नाम आ रहा है डी राइटर केवल का, नाम आ रहा है अग्गी का आ रहा है और बख्शी का आ रहा है, राजेंद्र शर्मा का आ रहा है, जुगेंद्र का आ रहा है, मान सिंह का आ रहा है, दिनेश का आ रहा है और जगदीश कुमार का आ रहा है। उसके बाद नंबरदार भी शामिल है इसके अंदर। दोस्तों नंबरदार 100 रुपये लेता है, जिसकी मर्जी तस्दीक करा लो। सरकार आखिरकार जो नंबरदार बनाती है तो इनसे इनकी पूरी डिटेल लेती है कि आप नंबरदार बनने के लिए जो योग्यता होती है सरकार की वो किस तरह की। उस समय ये कहते हैं कि हमारे से बड़ा कोई समाज सेवक है ही नहीं। और ये तहसील में नंगा नाच चलता है यहाँ पर नंबरदारों का भी। और आपको बता दें इसमें सुरेंद्र नंबरदार का नाम आया है और आपको बता दें नरेंद्र व नीलो खेड़ी के डी राइटर, क्योंकि 2 और स्टेशन थे, नीलो खेड़ी और निगदू, इंद्री भी था इसके अंदर। और इसमें बता दें नीलो खेड़ी के डी राइटर हैं हरीश पाहुजा और उसके बाद हरीश उर्फ छोटा, विजय जांगड़ा है तरावड़ी के और अन्य बहुत सारे लोग हैं जिनके तहसीलदार को नाम याद नहीं है, वो भूल गए या उन्होंने बताए नहीं है। उसके बाद बात करें जिनके नाम याद नहीं है, तहसील करनाल के माध्यम से ये लोग धंधा करते थे जमीन प्लाट का, मकान की रजिस्ट्री कराने का और उसकी एवज में ये सरकारी जो फीस होती है, सरकार का जो राजस्व होता है वो तो लेते थे, लेकिन उसके ऊपर ये लोग मोटा भ्रष्टाचार जरूर करते थे और उसकी कमीशनें लेते थे। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि इसके अंदर जो जिस तरह का खेल खेला गया उसमें तहसीलदार का खुद का बयान है। वो कहते हैं कि हमने 2 से 3% लोगों की यानी कि जेब काटी, उनसे रजिस्ट्री कराने के नाम पर पैसा लिया। और ये जो सारा पैसा लिया जाता था, ये सारा का सारा पैसा जो रिश्वत का पैसा था ये लिया जाता था डी राइटर, जो आपकी रजिस्ट्री लिखते हैं डी राइटर, रजिस्ट्री क्लर्क जिसको बोलते हैं आरसी, और इनके माध्यम से पैसा लिया जाता था ताकि जो ये मुद्रा ले रहे हैं नंबर 2 की उसमें ये पकड़े ना जा सके। और दोस्तों इसमें भी खेल होता था, जिनके माध्यम से ये पैसा लेते थे उनको कमीशन भी देते थे। और आपको बता दें जो ये इसके अंदर जो बयान के अंदर दिया गया कि इसके अंदर खास तौर पर दिया गया कि रिश्वत राशि में डी राइटरों व रजिस्ट्री क्लर्कों के माध्यम से ये भ्रष्टाचार किया जाता था। और डी राइटर जो है रजिस्ट्री क्लर्क है वो तहसीलदार के नाम के रजिस्ट्री करने की एवज में रिश्वत लेते थे और इसका जितना पैसा लेते थे उसका 10% ये लोग खुद रख लेते थे और बाकी पैसा स्टोर के अंदर कि जब भी आप तहसीलदार के कमरे में कोई कागज वो आपने नोट वो करवाना है, टेस्ट करवाना जाते थे तो अंदर भीड़ लगी रहती थी इन डी राइटरों की और जो उनके खासम खास होते थे, तो उनका ये पूरा का पूरा खेल चल रहा था। आपको बता दें इसके अंदर खास तौर पर जो सामने 10% की जो ये उनको दे देते थे। और इसके अंदर बताया गया कि व्यक्ति रजिस्ट्री करवाने। हाँ दोस्तों एक बात जो है सबसे बड़ी बात, जो पैसे नहीं देते थे, सिफारिश लगवाते थे, तो ये उनके डॉक्यूमेंट्स में किसी ना किसी की कमी निकाल देते थे। भी एनओसी लेके आओ, ये आपका जो रकबा नंबर है वो नहीं मिलता, जो आपका मुरब्बा नंबर है वो नहीं मिलता, किला नंबर नहीं मिलता, वो अप्रूव्ड में आता है या नहीं आते। तो इस तरह के ऑब्जेक्शन लगाकर उनको वापस पेल दिया करते थे। दोस्तों पेलने के बाद फिर क्या होता था, फिर खेल चलता था पैसे का। देखो आदमी ने जिसने मकान जमीन जायदाद ले लिया उसने रजिस्ट्री करवानी है, वो फिर जाते थे अर्जी नवीसों के पास या फिर तहसील के जो गुर्गे इधर उधर घूमते हैं उनके पास चले जाते थे और उनके पास जाकर उनकी सेटिंग होती थी। फिर ये पैसा देते थे, जो पैसा पहुंच जाता था तहसीलदार की जेब में। और दोस्तों आपको बताएं इस पूरे खेल के अंदर सबसे बड़ी कहानी, जो सबसे बड़ी स्टोरी थी कि जब आदमी हराम की कमाई करने लगता है तो उसका पेट है ना बहुत बड़ा हो जाता है और वो सोचता है कि मेरे पास और ज्यादा पैसा आ जाए। जितना ज्यादा पैसा आएगा उतना ज्यादा इनका पेट बढ़ता चला जाएगा। और इसके अंदर शामिल हो जाते हैं डीटीपी विक्रम सिंह। हम इनको विक्रम कुमार कहते थे लेकिन ये एक्चुअली में है विक्रम सिंह। तो दोस्तों विक्रम सिंह के साथ इनकी दोस्ती हो जाती है और दोस्ती होने के बाद
इनका टाई अप होता है। कि अब टाई अप के अंदर क्या होता है कि इनका बड़ा साफ सुथरा कहना है कि डीटीपी के साथ मिलके इन्होंने जो भी काम करते थे उसकी एनओसी वगैरह करवाना हो, किसी का मकान अवैध कॉलोनी में है उसको तुड़वाना हो, और किसी का मकान जो अवैध कॉलोनी में है उसको वहां से कटवाना हो, मतलब अर्थात उस सूची में से उसका नाम कटवा देना, भी इस बंदे का मकान नहीं गिराना, इसका गिरा देना। और आपने देखा था बुड्ढा खेड़ा के अंदर एक आदमी का, गरीब आदमी का मकान 3 बार तोड़ा था दोस्तों। ये उनकी हाय लगी इन लोगों को। और दोस्तों इनके साथ शामिल है कॉलोनाइजर, काफी कॉलोनाइजर है, जिसका मैं आपको वन बाय वन खुलासा करता चला जाऊंगा। और ये जितने डॉक्यूमेंट्स हैं ये सारे के सारे मैं आपको पढ़ के सुना दूंगा, ताकि ये खबरें हमारा दिखाने का औचित्य ये है ताकि आप लोग समझ जाएं, किसी को भी एक भी पैसा मत दें। जो ये यहाँ बैठे हैं हराम के पिल्ले, इनको खास तौर पे इनकी बातों में मत आए, क्योंकि ये आपके साथ जो जिस तरह का परपंच खेलते हैं, आपके कागज ठीक होते हैं तो उनको गलत बता देते हैं, जो कागज ठीक होते हैं उनको गलत बता देते हैं, और जो गलत होते हैं तो उनको ये ठीक कर देते हैं। ये पूरा परपंच जो था, ये पूरा का पूरा परपंच चलता था करनाल तहसील से, और उसके बाद जाता था डीटीपी के ऑफिस में, और डीटीपी के ऑफिस से जाता था नगर निगम करनाल में। अभी तक पूरा मामला नहीं खुला है, और आपको बता दें पूरा मामला नहीं खुला तो इसका मतलब आप ये मत समझे कि खुलेगा नहीं। ये कहना है मुख्यमंत्री हरियाणा का, वो कहते हैं कि इसमें किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन शहर के लोगों में बड़ी आम चर्चा है कि जिन लोगों के नाम आए हैं उनकी सेटिंग हो चुकी है। ये चर्चा है दोस्तों, और आपको बता दें सेटिंग होना मुश्किल है। जब तक विजिलेंस के अंदर राजेश फोगाट एसपी के चार्ज पर बैठे हैं तब तक ये सेटिंग होना असंभव है। राजनीतिक दबाव हो सकता है, इसकी हम पूरी तरह से आपको कंफर्मेशन नहीं कर सकते, लेकिन जिस तरह से इसकी स्पीड, भ्रष्टाचार की जो स्पीड है वो स्लो हो गई है, उससे लगता है कहीं ना कहीं ये मामला धीरे धीरे खुलता चला जाएगा। जितने बागड़ बिल्ले हैं इस केस के अंदर वो अपने अपने कामों पे आ जाएंगे, फिर उनको चुपचाप विजिलेंस के लोग आएंगे, धर लेंगे, और धरने के बाद फिर इंक्वायरी शुरू हो जाएगी। दोस्तों आज की खबर में मैं आपको इतनी जानकारी दूंगा, और इसके बाद मैं आपको जानकारी दूंगा, इसके बाद आपको बताएंगे कि किस तरह से पूरा प्रपंच रचा जाता था। दोस्तों हम चाहेंगे इस खबर को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कर दें। और ये मेरे पीछे जो ये देख रहे हो आप, ये बड़ा बहुत बेहद ही खूबसूरत बनाया था मनोहर लाल सरकार ने लोगों की सुविधा के लिए, लेकिन जो इसके अंदर बैठे थे बागड़ बिल्ले, उन्होंने लोगों को नोच के खा लिया, उनकी रजिस्ट्रियों के पैसे खा लिए। और दोस्तों सबसे बड़ा खेल क्या होता था, मान लो हांसी रोड की रजिस्ट्री है, वो अनअप्रूव्ड है, तो उसके ऊपर आईडी लग जाती थी, अप्रूव्ड की बैंक कॉलोनी की लगी या किसी और की लगी। करण विहार कॉलोनी 12 नंबर गली तक पास था, तो फूसगढ़ की रजिस्ट्री करानी होती थी तो वो पास की जगह आईडी लगा देते थे। ये भी खुलासे जो हुए हैं ये भी हम आपको दिखाएंगे बारी बारी से, और हम चाहेंगे कि आप इस खबर को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कर दें, और आप जुड़े रहे अब तक टाइम्स पे। आप देख रहे हैं अब तक। This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance.